अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। नाज़रीन, आज सियासी दिन नहीं था लेकिन उसको सियासी दिन बना दिया गया। ये है हुकूमत का कहना और हुकूमत का मौक़िफ़। हुआ कुछ यूँ कि हम कोरोना के ख़िलाफ़ जो जंग है उससे तो हम लड़ ही रहे और उस पर बात भी हो रहे हैं, उस पर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ एहतसाब का अमल भी जारी और सारी है। और आज एक डेवलपमेंट ये हुई कि जब हमने ये देखा कि आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जब नैब में पेश नहीं हुए और उसका उन्होंने बताया भी था, उसकी कुछ वजूहत भी उन्होंने बयान की थी और उसके बाद नैब की टीम उनको गिरफ्तार करने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंची। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे वो वहां पर मौजूद रही और यही इत्तलात थी कि शहबाज शरीफ साहब अंदर मौजूद है, लेकिन बहरहाल आखिर में पता चला कि वो अंदर नहीं है और वहां से वो नैब की टीम खाली हाथ रवाना हो गई। अब हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ यह है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, चूंकि अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि ये सारा कुछ जो भी हो रहा है, ये जो गिरफ्तारी हो रही है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये जो गिरफ्तारी हो रही है, ये हुकूमत की ईमा पर हो रही है, हुकूमत की मर्जी से हो रही है, हुकूमत के कहने से हो रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन का कहना यह है, गवर्नमेंट का माजरत के साथ कहना यह है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह भी वो बताते हैं कि नैब जो है वो खुद मुख्तार इदारा है, हम उसको ना इंस्ट्रक्शन देते हैं और ना हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। बहरहाल हकीकत क्या है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके टाइमिंग्स को लेकर भी बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। कुछ जो तजियाकार है वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि जी ये टाइमिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तरफ तो नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है जो कि यकीनन गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर बनाएंगे कोरोना के खिलाफ और किस तरह से। दूसरी बात बजट की आमद है और ऐसे में अगर अपोजिशन लीडर या अपोजिशन जमातों के साथ इस किस्म की महाजर आई हुई तो उसके नताइज आने वाले दिनों में क्या निकलेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ताहिरा औरंगजेब साहबा, बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन है, PMLN की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ है, उनको भी जरा हम प्रोग्राम में वेलकम कर लें। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। अच्छा, अजहर साहब को भी अभी वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। और उसके साथ साथ कंवल शोजब साहिबा MNA PTI की हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम कंवल, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कंवल, ऐसा है कि चूंकि अपोजिशन को आज के दिन के और जो गिरफ्तारी की कोशिश नैब की जानिब से इस पर बड़े एतराजात और अपोजिशन का कहना यही है कि ये तमाम चीजें जो हुई हैं वो हुकूमत की ईमा पर हुई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो तो खैर नैब को इंडिपेंडेंट इदारा भी नहीं मांगते। लोग इसके टाइमिंग पे बड़े सवालात उठा रहे हैं, आपका इस पे क्या टेक है, प्लस आप इसके टाइमिंग्स को किस तरह से देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नादिया। देखिए, टाइमिंग का एतराज बनता नहीं है जब इन्होंने बगैर टाइम का कोई हिसाब की, करप्शन की और अरबों क्या खरबों 550 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का लूट के खा गए, जिसका ये हिसाब नहीं दे सकते, जिसकी ये पर्चियां नहीं दे सके। और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा है। तो मुझे ये बता दें कि जब ये इक्तदार में होते हैं, दोनों हाथों से लूट रहे होते हैं, 18-18 हजार तनख्वाह पे जिन मुलाजमीन को रखते हैं, वो इनके अकाउंट्स में 450 अरब रुपया जब 450 मिलियन जमा करा दें। और अगर नैब उस पर सवाल करे कि भाई आपके और आपकी बेगमात के और आपके बच्चों के असासे मल्टीप्लाई हुए जब आप खादमे आला थे और आपके भाई वजीर आजम थे पाकिस्तान के, तो ये कौन सी सोने के अंडे देने वाली बच्चियां और मुर्गियां थी जो आपने पाली हुई थी? वैसे तो उनके पास सोने का दूध देने वाली वैसे थी। 8 से 10 भैंसों से वो अरबों रुपए कमाते रहे। और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स छोड़ के, अभी तो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का सिर्फ नाम आपको पता है, पूरे पूरे जो वहां पे बिल्डिंग्स हैं लंदन में, पूरी पूरी जो पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है वो सारा इनका है। तो ये कौन सी ऐसा दूध देने वाली भैंसें थी, कौन सी नस्ल की थी, हमें भी बता दें। तो इसमें मेरे ख्याल में कि टाइमिंग का क्या मसला है। टाइमिंग ये है कि पाकिस्तानी अवाम का जब भी लूटा हुआ पैसा या चोरी किसी की पकड़ी जाए तो क्या उससे सवाल किया, चोर से पूछना, अपॉइंटमेंट ली जाती है कि आप पहले अपॉइंटमेंट दें फिर हम आपकी चोरी का एहतसाब करेंगे। दूसरा, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं समझती हूँ कि हमारे ऐसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है या ऐसे लोग अपोजिशन में मौजूद हैं जो इस मुल्क के और इस कौम के पैसे जो कमाई थी गरीबों की, उसको लूट के खाते रहे। तो अब इस मुल्क में सियासत और करप्शन इकट्ठे नहीं चल सकती। अगर कोई गलती से इलेक्ट होके अवानों में वो बंदा आ गया है जिसने इस मुल्क में चोरी की हो या उसने करप्शन की हो या उस पर इल्जाम भी है, जो तो यकीनन उसको एक है। जाके आज हिसाब तो मैं देना जरा अपने पड़ेगा। नाज़रीन को, मैं आपके साथ दोबारा आऊंगी, मैं से अपने देखने वालों को नाज़रीन को बताती चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं प्लस अपनी पार्टी के सदर भी हैं PMLN के,
उन पर 3 केसेस इस वक्त। एक तो आमदनी से जायद असासा जिसकी 2 दिन 3 पहले वो पेश भी हुए, उसके अलावा रमजान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग स्कीम। उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे जिसके वो जवाबात नहीं उस वक्त उन्होंने शायद दिया, लेकिन उसके बाद में वो उनका कहना ये है उनकी पार्टी का कि हमने उनके जवाबात जमा करा दिए और उसके उज़र भी उन्होंने ये दिया कि भी मेरी उम्र जो है वो 70 साल के करीब है, मैं कैंसर का पेशेंट भी हूँ। जो नैब की जो टीम है, जो इदारा है, उसके अंदर भी कोरोना के कुछ कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। तो ऐसे में आप मुझे वीडियो लिंक के जरिए आप मेरी जिरा कर ले या मुझसे सवालात कर ले, मैं पेश नहीं हो सकता। अच्छा, जो सवालात उनसे पूछे गए थे जिसके जवाबात उस वक्त नहीं दे सके, उसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने एक तो उन्होंने ये वाला कहा था कि वो स्काइप पे उनसे करें, वीडियो लिंक पे। उसके अलावा उन्होंने उनसे सवालात जो पूछे थे वो सवालात जो थे वो पूछा ये गया था कि 1998 से 2018 के दौरान उनकी जो फैमिली है उसके असास से बढ़कर 449 अरब रुपए हो गए। पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की हैसियत से वो बताया कि ये इजाफे कैसे हुए, इसकी वजाहत करें। फिर दूसरा सवाल ये था जिसके जवाब नहीं दे सके थे कि बैरून मुल्क को कौन कौन से असासे और बैंक अकाउंट उनके मौजूद हैं। नादिया 549 अरब 549 है, 4 नहीं 100 अरब पूरा आपने माइनस कर दिया अभी। 549 यस जी, मैंने वही बोला। अच्छा, फिर साल 2005 से 2007 के दौरान किए जाने वाले कर्ज जो लिए उसकी तफसीलात से फराहम करें। फैमिली को दिए जाने वाले मौसूल होने वाले तमाम तहफ़ की जो तफसीलात है उससे भी आगाह करें। साल 2008 से 2019 के दौरान जो भी ज़रूरी आमदनी की तफसीलात है वो भी फराहम की जाएँ। वेल ताहिरा औरंगजेब साहिबा, अब इसके जवाबात तो शबाशी साहब को देने हैं या वो कह रहे हैं कि उन्होंने जमा करा दिए, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि एक नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने अगर शबाशी साहब पेश नहीं हुए, उसने गिरफ्तारी की कोशिश की, गिरफ्तारी के लिए वहां गए, हुकूमत का इसमें लेना देना नहीं है और हुकूमत ये बात कह भी रही है, लेकिन आपको यकीन नहीं आ रहा, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि नैब की कस्टडी में जनाब शहबाज शरीफ साहब 133 दिन उनकी कस्टडी में रहे। उस वक्त ये सवालात नहीं कर सके, बड़ा वक्त होता है। 133 डेज मेरे कहने का मतलब है। और उसके बावजूद जब भी नैब ने बुलाया, जब भी उनको बुलाया गया वो गए। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है तो चूँकि वाकई डॉक्टर्स भी कहते हैं कोई हार्ट पेशेंट है, कोई अस्थमे का पेशेंट है, कोई कैंसर पेशेंट है, तो उसको बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये कोरोना का जो मर्ज़ है और फिर एज फैक्टर भी है, तो ये इन लोगों के लिए बड़ा ही जानलेवा होगा। तो वो उन्होंने तमाम जवाबात जमा करवाए, जितने सवालनामे उन्होंने दिए हर पेशी पे वो जाते रहे। इसके बावजूद कि आज उन्होंने सवालों के जवाब भी जमा करवाए और उनको इनकी बदनीति का नैब का पता था और नैब न्याजी गठजोड़ से वो आगाह थे। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन जो है वो फाइल की, जिसकी कल समाअत है 12 बजे, और ये उनकी पिटीशन जो है उस पर समाअत होगी, वो वहाँ जाएंगे भी। मगर ये जो आपकी सारी शिकायतें हैं बेशक दुरुस्त भी होंगी, नहीं, लेकिन ये नैब से है ना। नहीं, नैब जो है ना उसके पास 133 डेज ये कस्टडी में रहे, नैब को सवाल याद नहीं आए। तो ये शिकायत भी नैब से हुई आपकी? बिल्कुल नैब से है। अच्छा, उसके बाद नैब ने आज ये जो सर्कस जाके लगाया मॉडल टाउन में, वो किस बेस पे लगाया, जबकि उन्होंने सवालों के जवाब दिए और उसके बाद उन्हें ये भी पता है कि कल उनकी पिटीशन की समाअत है। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? कल जो हाई कोर्ट कहेगी उसके बाद वो वहाँ भी पेश हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए पिटीशन दायर की, और बड़े दुख की बात है कि जब हम इनके तर्जमानों की बातें मीडिया पे सुनते हैं और अजीब व गरीब किस्म के प्रोपेगेंडे होते हैं, तो दिमाग में नहीं बल्कि अवाम के दिल में ये ख्याल उठता है कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। उसके बाद ही ये सवाल उठते हैं कि नैब जो है वो इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। चले, आपका ये सवाल है और इसके जवाब तो हुकूमत देगी, लेकिन उसके साथ असर साहब है हमारे साथ। जो केस आप आए हैं ना, ये इसके लिए 133 दिन नहीं हो रहे हैं, ये तो अब नया केस है और इनकी ये रसीद से पहले टीटीज की थी, अब न्यू डेवलपमेंट से जिस पे इनको निकलना पड़ेगा। और दूसरा ये शहबाज और जो जस्टिस कयूम गठजोड़ था, वो टाइम इरा अब ओपन हो गया है, खत्म हो गया है। अब इसलिए आपको कोर्ट्स में और इंडिपेंडेंट अच्छा कवल ये मसला ये है जाना पड़ेगा। आप नैब में सैफुर रहमान साहब नहीं बैठे हुए और कोर्ट्स में जस्टिस कयूम साहब नहीं बैठे हुए, इसलिए अब इनको टेंशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है कमल साहब, मसला ये है कि ठीक है उनके एतराज़ात बहैसियत अपोजिशन अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो हालात है जो कोविड-19 की एक वबा है कोरोना वायरस की,
जिसकी एक स्पाइक ऑलरेडी आई है। कल ही दोबारा से सर जोड़ के तमाम जो वज़ीर आला है वज़ीर आज़म के साथ बैठे हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास होना है। आगे जाके एक बार बार बात हो रही है नेशनल पॉलिसी मुरतब करने की, जो बज़ाहिर अपोजिशन का भी कहना है कि अभी तक नहीं बन सकी है इसके खिलाफ। और ऐसे में जब आने वाले दिनों में आपका बजट भी आ रहा है, उसमें भी आपको अपोजिशन के साथ की ज़रूरत है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में एक सियासी महाजराई जो है वो मुनासिब नहीं है इस वक्त, खास पर जब एक पूरी कौम को मुत्तहिद होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है? पहली बात तो ये कि ये सियासी महाजराई नहीं है, ये करप्शन की महाजराई है। दूसरी बात ये कि सियासत में महाजराई नहीं हो रही है, करप्शन के खिलाफ हो रही है। अगर कोई सियासतदान करप्ट है तो अब इस मुल्क में सियासत और करप्शन इकट्ठे नहीं चल सकती। अब ये एक्सेप्टेड फैक्ट नहीं होगा कि अगर एक सियासतदान है और वो लीडर ऑफ द हाउस भी, ऑपोजिशन भी है और वो करप्ट भी है, तो हम उसके आगे सर पर सजदा हो जाएंगे, भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप तशरीफ लाएं, जितने पैसे आपने मुल्क के खाए, पानी पिए, डकार मारे, हजम करें। नहीं, आप मुझे बता दें दुनिया में किसी जगह भी अगर किसी ने इस तरह का काम किया हो कि वो पावर में रहा हो और उसके बाद उसके असासे बड़े हो, तो क्या वो जाके अकाउंटेबल नहीं होगा? आप मुझे बताएं कि वहां पर क्या लोग उसको इस तरीके से प्रोटोकॉल्स देंगे, इसलिए उससे समझौते करेंगे क्योंकि वो सियासतदान है? देखें, इस मुल्क में डेमोक्रेसी में कभी भी इस चीज की गुंजाइश नहीं है, बल्कि सियासत में क्या मुआशरे में इस चीज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि जो बंदा चोरी करे या दो नंबरी करे या करप्शन करे, और उस पर अगर इवन चार्जेस भी हैं, जाके अपनी रसीदें पेश करें जो वो दे नहीं सके। 539 अरब रुपया यानी 5.9 मिलियन रुपीस, 5.5 मिलियन बिलियन रुपीस इस वक्त दे दें जरा इस मुल्क की जो कोरोना की ज़्यादा आवाम है, उसको देखें कितना रिलीफ मिल सकता है। तो ये इतना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पावर में रह के सिर्फ अपने और अपने खानदान के पैसे बनाते रहे, अपनी जो मिले हैं वो बढ़ती रही, आपके आमदन से ज्यादा असासे रहे और आपके पास कोई उसके सबूत नहीं है। पैप्स होते हैं, आपको पता है, अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ और मेरा हस्बैंड अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, हम पैप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, हमें डबल जाके बैंक की स्टेटमेंट्स, एक मिनट, हमें इलेक्शन कमीशन में हर साल अपने असासों के साथ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होने की वजह से एक एफिडेविट साइन करके जमा कराना पड़ता है कि ये हमारे असासे और ये इसकी सोर्सेज है। ये तो बेनामी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कमल मैं आती हूँ, दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। आप मुझे बताइए कि ये बड़े क्रिमिनल है, एक बंदा करप्ट है, तो वो चाहे दुनिया के किसी भी लेवल पे बैठा हुआ है, उसको उतरना पड़ेगा और जाके अपना एहतसाब कराना पड़ेगा और क्लियर होके आना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसको जवाब भी देना होगा, उसको अपने असासे डिक्लेयर भी करने होंगे, उसको अपने आप को क्लीन भी साबित करना होगा और उसके बाद उसको एहतसाब के कटहरे में भी खड़ा होना पड़ेगा। सवाल ताहिरा साहब ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब 4 मई को पेश हुए थे नैब में और वहां उनसे ये सवालात पूछे गए। जो आमदनी से जायद असासाजात का केस था, वो केस भी पहले से बना हुआ है, तो बड़ा सिंपल सवाल, मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे मेरी फिंगर टिप्स पे होंगे कि मेरे जराए आमदनी क्या क्या है, मेरे पास कहाँ से आए। तो ये जो बड़े सिंपल से थे कि आपके असासे इतने कैसे हो गए, कौन कौन से आपके तहाइफ की लिस्ट, आपके असासों बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स, ये उस वक्त से अब तक जमा क्यों नहीं करा सके थे शहबाज शरीफ साहब? ये तमाम सवालों के जवाबात उनके लॉयर ने जमा करवाए हैं और जब वो मई में जब वो पेश हुए हैं तो उनसे सवाल क्या किया गया कि आप अपने बेटे की गाड़ी पे क्यों आए हैं। ये रेलिवेंट सवाल था, वो नैब में गए थे ना, और नैब की अदालत में ये सवाल उनसे किया गया कि आप बेटे की कार में क्यों आए, गाड़ी में क्यों आए। तो आपकी बात ठीक है ना, वो नैब से आपकी जो शिकायतें हैं वो अपनी जगह होंगी, तो नैब का जवाब तो नैब के अफसरान दे सकते हैं। देखिए, ये नैब को पता नहीं था कि इन पे क्या एलिगेशंस हैं, तो उनके जवाबात उन्होंने तमाम के तमाम जमा करवाए हैं। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि वो जवाबात कब जमा कराए? वो उन्होंने पहले भी जमा करवाए हैं, आज भी जमा करवाए। पहले नहीं कराए ना, आज जमा कराए। उनमें से 2 सवाल जवाब उन्होंने जमा कराए और आज भी जमा कराए। नहीं, वो जो उनका जाने का वहाँ टाइम था, उसी टाइम लिमिट के अंदर लॉयर ने उनके जवाब जमा कराए। उसके बावजूद नैब की टीम उनके घर के बाहर आई उनको अरेस्ट करने के लिए। ये कौन सा कानून था? मैम, कानून ये है कि उनको आज बुलाया था जी, वो वहाँ पर पेश नहीं हुए। उन्होंने पहले ही बता दिया था। जब वो वहाँ पर पेश नहीं हुए, आप ये कह रही हैं कि उस दौरान उनके वकील ने जवाबात दायर कराए, तो जमा टाइम तो अब इतना नहीं होगा ना कि पहले वो जवाबात में आगे पीछे हुआ है और नहीं, उन्होंने जवाबात कोर्ट के टाइम में जमा करवाए। लेकिन उन्होंने यही देखें, उनको कोरोना की वजह से उन्होंने पहले कहा था कि क्योंकि नैब की टीम के अंदर कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है तो मैं नहीं जा सकूंगा।
ये तो एक सही सी बात है ना, मेडिकली उन्होंने कहा। वो चले। अभी नेशनल असेंबली का जो सेशन गुजरा है उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। लेकिन उनका मुतालबा था कि सेशन बुलाया जाए। नहीं ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर्स के पास उन्होंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा जी हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप सेशन में जाएं, क्योंकि देखिए जब आप इजलास में आते हैं कोई आदमी आपको हाथ मिलाए बाहर अंदर आते आते रास्ते में ही, तो इंसान किसी से तारा डिस्कस साहब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी तो बहुत कीमती है लेकिन दूसरों की जिंदगी आपने स्टेक पे लगा दी। आपने इजलास की रिक्वेस्ट की और आपने जोर दिया हुकूमत पे कि इजलास बुलाए। जब इजलास बुलाया आपने कहा जी कोरोना फैला हुआ है मैं तो नहीं आ सकता। नहीं, उन्होंने ये भी कहा असेंबली में स्पीकर साहब ने, हर मेंबर अपना टेस्ट करवा के आए और जिस मेंबर का पॉजिटिव था वो नहीं आए। तो अल्लाह न करे पॉजिटिव तो नहीं था शहबाज शरीफ साहब का। नहीं बात ये है, लेकिन वो कैंसर पेशेंट तो रहे हैं ना, अभी भी उनको कैंसर के बार बार टेस्ट होते हैं। ये चीजें भी अपनी ये जगह। चीज़ तो है अब ना। मैं कुछ आपसे सवाल ये कर रही हूँ जी। कि बहरहाल ये हो गया, हुकूमत कहती है कि हमारा इससे लेना देना नहीं है। हाँ अलबत्ता एहतसाब के हम हामी हैं, चाहे हालात कुछ भी हो एहतसाब का अमल रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। मुझे अब सिर्फ इसका एक मिनट- असर क्या कौमी असेंबली के आने वाले इजलासों में भी पड़ेगा? वहां पर भी एक दफा फिर शोर शराबा हंगामा होगा, बजट पेश होगा, उस पर भी आप लोग यकीनन कुछ न कुछ इसमें मुजाहरे करेंगे। कुछ सोच लिया क्या होने जा रहा है? देखिए बजट से पहले तो कोरोना डिस्कस होगा कि जिसके लिए चाइना ने इतने वेंटिलेटर भेजे और आप जाके पिम्स में आपकी टीम जाके देखे 9 वेंटिलेटर्स हैं और 2300 मरीज हैं और पॉलीक्लिनिक में 4 वेंटिलेटर हैं। ये जब कल बहुत शोर मचा तो उन्होंने 14 वेंटिलेटर और भिजवाए जिनके साथ इन्फ्यूजन पंप भी नहीं है। वो क्या करेंगे मरीज, उनसे उनसे क्या इस्तेफादा हासिल करेंगे? ये तो आपकी टीम का काम है, जाके देखे कि ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं क्या ये कोरोना के मरीजों के लिए तैयार हैं कि ये इतनी जो पेशेंट का ये गवर्नमेंट का लेती हूँ जायचा है। मेरा जवाब और सवाल ये मैम वही रह जी गया। बिल्कुल ठीक है, बजट सेशन है लेकिन सबसे पहले तो उसमें कोरोना डिस्कस होगा। सूबाई लिहाज से भी, मरकजी लिहाज ताउन से भी। करेंगे हुकूमत के साथ? नहीं शहबाज, आज के वाक़े के बाद भी ताउन देखिए करेंगे? शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों आए? आज भी मैं नाम लिए बगैर कहूँगी, इनका एक तर्जुमान कह रहा था कि जी वो उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग गए, ये हो गया वो हो गया। वो नवाज शरीफ की हदायत पे पाकिस्तान सिर्फ इसलिए आए कि कोरोना चूँकि वबा फैल रही है और कब कोरोना आया पाकिस्तान में तो मैं पाकिस्तान के अवाम को तनहा ना छोड़ूँ और मैं गवर्नमेंट के साथ उनसे, इन्होंने पहली तकरीर में कहा कि मैं गवर्नमेंट के साथ 4 कदम आगे होकर तावन के साथ चलूँगा, आप हमें बताएं। और उसके बाद सबसे पहले बलूचिस्तान में जो मास्क और जो सामान गया डॉक्टर्स के लिए वो भी शहबाज शरीफ साहब ने भिजवाया बलूचिस्तान गवर्नमेंट को। हम हर तरह से तावन करने को तैयार थे, लेकिन ये जो रवैया अब नहीं है। नहीं, देखिए थे से मुराद ये है कि हम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे अभी हैं, भी करेंगे? अभी भी कर नहीं करेंगे तो अभी हमारी पार्टी सोचेगी। अच्छा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कल सिर्फ 11 बजे उनकी पिटीशन की समाअत है। कल 11 बजे तक क्या होना है? शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, वो खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्द नहीं है। जो तरीकाकार उन्हें गिरफ्तारी का इख्तियार किया गया वो क्या था? लोगों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनके घर का 2 किलोमीटर का रास्ता ला के रुकावटें बंद कर दिया गया। क्या खुदा की कसम वहाँ लगता है टीवी देखी कि वहाँ कर्फ्यू नाफज हो गया, वहाँ औरतों पे लाठीचार्ज हुआ, वहाँ वर्कर्स पे हुआ। ये तरीकाकार सियासी नहीं है, ठीक है, ये सियासी मैं कंवल साहब से लोग बात ऐसे करती काम हूँ। नहीं करते। हमने इसके देखिए legal हमारी aspects गवर्नमेंट पे थी भी बात नहीं, करेंगे। एक सेकंड, हमारी गवर्नमेंट थी ना, ये कंटेनर पे चढ़ के क्या कुछ नहीं करते थे, हम इन्हें क्या कुछ फैसिलिटेट नहीं करते थे कि ठीक है जी गवर्नमेंट का काम है तहम्मुल से चलिए सुने कंवल कि साहब आपका ऑपोजिशन क्या payback कह रही करने है का टाइम आ गया आपकी गवर्नमेंट का। और ये इनका क्या रवैया रहा ऑपोजिशन के साथ। पहली बात तो ये नादिया आप भी वहाँ आती रही हैं, वो जो शैली यही लोग थी, थे जो उस कंटेनर वक्त पे ही चढ़े हुए थे, इंटीरियर बिजली मिनिस्टर के बिलों को आग कैबिनेट लगा रहे थे, सुई गैस सुप्रीम के बिलों कोर्ट को में आग 6 लगा रहे थे। केसेस बनाए, इमरान खान साहब पे इन्होंने 6 केसेस बनाए। वो उस वक्त पावर में नहीं थे लेकिन उन्होंने एक 60 अपनी रसीदें दी 45 साल पुरानी और मामला जो है वो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सादिक और अमीन कह दिया, फॉरेन फंडिंग ये भी के जाके हिसाब दे से दे। चल रहा है मामला। दूसरी बात ये है कि सियासी हो या गैर सियासी हो, जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए एक जैसा होता है। मुजरिम सारे एक जैसे होते हैं और इदारे सबको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए इदारों को। शहबाज शरीफ साहब अगर वो मुजरिम साइकिल साबित चोर नहीं को हुए निकर अभी। मारते हुए घसीटते हुए वो निकल मुझे जाएंगे, एक ब्रेक लेना है। तो कमल मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक साहब के साथ हूं तो मैं बात करूंगी। उस नेशनल पॉलिसी का अब क्या होगा जो कि कंसेंसस के साथ बननी थी? कोरोना की जो जंग है, कोरोना का जो वायरस है उसके खिलाफ जो जंग है, उस पर जो पॉलिसी बनी थी उसका क्या होगा? आने वाले दिनों में क्या होगा? बजट का क्या होगा? प्लस कुछ लीगल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक वापस आते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको करते हैं खुशामदीद और इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर स्टूडियो से। उनसे भी ज़रा बात करेंगे क्योंकि ये मामला सियासी है नहीं, चाहे उसको जितना भी सियासी बनाया जाए, मामला यकीनन कानूनी ही है। इस पर ज़रा राय लेंगे, कानूनी राय अजहर सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम अजहर सिद्दीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अजहर सिद्दीक साहब, मसला ये है कि आप खुद लाहौर में हैं, आपने देखा कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। उनका मौक़िफ़ ये था कि मैंने जवाबात जमा करा दिए हैं, ये गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि उन्होंने जो अवसर पहले भी पेश किया था कि मैं कैंसर का पेशेंट हूँ और डेफिनेटली एक सीनियर सिटीज़न भी है, एज फैक्टर भी है, मैं पेश नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। और लेकिन तमाम उनकी जो दरख्वास्तें थी उनको रद्द कर दिया गया। सवालात जमा वकील की जानिब से जमा करा देने के बावजूद हुकूमत की ईमा पर छापा मारा गया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। व्हाट्सएप नंबर भी दिया कि अगर मजीद कोई सवाल करने हैं तो ये और व्हाट्सएप नंबर भी दिया कि मजीद कोई सवाल करने हैं तो वो भी कर लें। फिर क्या किया नैब ने, क्यों किया ऐसे? जी बहुत शुक्रिया नादिया। जो बड़ा सिंपल सा एक सवाल है, हमारे यहाँ 489F कहते हैं चेक बाउंस हो जाए तो मुकदमा दर्ज हो जाए तो आईओ को इख्तियार है फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस के जितने मुकदमे हैं उसमें 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं जाए। ये कह रहे हैं ना खाम ख्याली में, शायद खकान अब्बासी और ये गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है, 90 दिन का रिमांड लिया जा सकता है, कानून इजाजत देता है। किसने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होनी है? सेक्शन 24 और सेक्शन 18 बड़ा क्लियर है। जो शातिर और चालाक मुलजिम होता है ना वो कभी हाथ पकड़ाई नहीं करता। गुज़श्ता 3-4 माह से देखें, उनसे एविडेंस मांगने की कोशिश की जा रही है, डाटा मांगने की कोशिश की जा रही है, कभी वो हमजा पे, कभी वो मरियम के, कभी वो मुलाजमों पे। आप इस खानदान का वतीरा तो देख लें। आप हसन हुसैन कब से अपना भगोड़े हुए इश्तिहारी हुए बाहर बैठे हैं। सलमान शहबाज बाहर गया। सिद्दीक साहब एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको लीगल एस्पेक्ट्स हमें डिस्कस यहाँ पर करने। पहले जब उनकी पेशी 4 माह को वो पेश हुए, उनसे कुछ सवाल दिए गए उनको, वो उसका जवाब उसके नहीं दिए गए। उनका कहना यह है कि उनके वकील ने जवाबात दायर कर दिए, जमा करा दिए। अब अगर उनके वकील ने जवाबात दायर जमा करा दिए और उन्होंने नैब की अदालत से ये रिक्वेस्ट भी की कि कोरोना वायरस की वजह से मैं पेश नहीं हो सकता, आप मेरा वीडियो लिंक के जरिए मुझसे जिरा कर लें, मुझसे तफ्तीश कर लें, मुझसे सवालात कर लें, तो अच्छा मैं पहली तो बात बता दूं कि वीडियो ऐसी क्या चीज थी जो एक्सेप्ट नहीं हो सकती थी? देखिए मैं पहले बता दूं, वीडियो लिंक या स्काइप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है एविडेंस अट्रैक्ट करना है और वो बंदा सामने बैठा हो, सामने बैठ के सवाल जवाब होने हैं। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ तो वकील को जगाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्काइप पे बैठे हो, आपने 10 बंदे साथ बैठाए हो आपने, तो आप तो एविडेंस नहीं देना चाहते। और दूसरी ये कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं है, इनकम टैक्स का कोई शोकाज नहीं है कि शोकाज का वकील ने जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई। ये फैसला आईओ ने करना है और इसीलिए सेक्शन 18 और सेक्शन 24 बड़ा क्लियर है। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि मुल्जिम को जब तक आप गिरफ्तार नहीं करेंगे वो सच नहीं बताएगा। अब तो मनी लॉन्ड्रिंग और चीजों को सामने रख के अगर देखा जाए वो सारी चीजें आ चुकी हैं। मैं तो 2 माह कबल पहले कह चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने चीजें देनी नहीं है, वजह उनके पास सबूत नहीं है। उनके पास देखे ना अमूमन करते क्या है, ये फ्रॉड का पैसा या करप्शन का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर जाना है, कभी टीटीओ के जरिए बाहर जाना है, कभी प्राइस बॉन्ड की शक्ल में है, इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया। जितने मुलाजिम उनके हैं वो 10-10, 20-20 हज़ार की तनख्वाहों में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन मौजूद है और जवाब कोई नहीं है। आपको पता है वो फार्म हाउस से वो आमदन कमाते थे, वो गाय भैंसे का दूध बेचकर। लेकिन हालात और वाकयात बड़े क्लियर है। जहां तक कोरोना वाला मसला है, आपको याद होगा पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना पे जमानतें दे दी थी, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया। उन्होंने कहा कोरोना तो तकरीबन सभी को है। यहां नवाज शरीफ की जमानत मेडिकल ग्राउंड पे लेनी थी, जब तक मेडिकल बोर्ड नहीं बैठा, मेडिकल बोर्ड बैठ के हालात और वाकया नहीं देखे, तब तक जमानत सिर्फ खाली कह देने से, सिर्फ खाली यानी वो ये शहबाज शरीफ साहब तो कोरोना से बचाने आए थे कौम को, और हाँ आपने अभी तक तो कोरोना क्वारंटाइन इसलिए किया। एक तो शहबाज शरीफ साहब का जो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं कर सकता, दूसरी तरफ अभी तो सवालात उस पर भी उठाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो मुल्क से बाहर गए वो भी अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी बीमारी को लेकर उन्होंने उसकी वजूहत बनाई। वहाँ पर उनका भी मेरा ख्याल अभी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब को ट्रीटमेंट हो रहा है अभी वहाँ पर कोई? उन्होंने चेकअप्स करवाए हैं, उनको डॉक्टर ने कहा है कोरोना के बाद हम आपका करेंगे सर्जरी। तो फिर क्या प्लान है, जब तक आ जाएंगे वापस? क्योंकि अभी कोरोना का तो पता नहीं कब तक खत्म नहीं, अभी तो नहीं आएंगे।
नहीं तो उनका कोई इरादा नहीं है अभी वापस आने का कि ठीक है जब तक आ नहीं, जाते हैं, इलाज तब के तक- बगैर तो वो नहीं आएंगे, इलाज करवा के आएंगे। यहाँ आके तो फिर नहीं, इलाज के बगैर तो वो नहीं आएंगे, इलाज करवा के मुकम्मल आएंगे। तो ये उनके- एक्सटेंड हो रही है अजहर सिद्दीक साहब, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी भी अभी मुमकिन नहीं है। पहले मेरे ख्याल है 6 हफ्ते 8 हफ्ते के लिए गए थे। नहीं, उनको हार्ट अच्छा सर्जन ने मैं कहा कि आज आपके ना ये मरियम टेस्ट होंगे, औरंगजेब साहिबा ने आप स्टेबल जब होंगे मरियम तो करेंगे औरंगजेब सर्जरी। साहब ने जिस तरह बराह रास्त चेयरमैन नैब को धमकियां दी हैं ना, ये देखे ना क्या मजाक बना दी है। यानी यहाँ बैठ के आप एक इदारे के सरबराह को धमकियां दे रहे हैं और बैठ के आप किस कैपेसिटी में शहबाज शरीफ के पास चले गए। कार्य सरकार में मुदाखलत की इन्होंने पहले बड़ा वादे तौर पर। कानून ने अपना रास्ता लेना। मैं जहां तक नवाज शरीफ का दे दूं, नवाज शरीफ का केस क्या था, 8 हफ्ते की जमानत दी, 8 हफ्ते में कहा जाके आप अपना इलाज कराएं। 8 हफ्ते के बाद अगर जमानत आगे देनी है 401 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था। लाहौर हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते की इजाजत दी कि आप मुल्क के बाहर चले जाएं, 7 अरब की कंडीशन खत्म कर दी। अब नवाज शरीफ साहब की जमानत खत्म हो चुकी है, हुकूमत पंजाब ने उन्हें आगे इजाजत नहीं दी। इस वक्त नवाज शरीफ बाहर गैर कानूनी तौर पर लेकिन अब तो फिर अदालत का काम है ना, जमानत अब तो फिर कानून अदालत का काम है ना कि अगर उनकी जमानत खत्म हो चुकी है। नहीं, अदालत का काम खत्म हो गया जी। अदालत ने 8 हफ्ते की जमानत चले। दी थी। अगर ओके जमानत फाइन, एक्सटेंड ओके करनी फाइन, थी, ओके फाइन। मैं जरा कमल से दोबारा कमल की तरफ आती हूँ। कमल, अब जो भी है आप उसको कह रही हैं ज़ाहिर सियासी नहीं है और बाज़ाहिर भी सियासी नहीं है। अब अगर अपोजिशन ही कह रही है तो उनका अपना मौक़िफ़ है, उसकी हमें अपनी जगह रिस्पेक्ट है। मसला यहाँ पर यह है कि जो अपोजिशन की जानिब से भी कोरोना के हवाले से जो बल्कि हमने पंजाब का ये देखा कि एक समरी सामने आई जिसमें वो समरी जमा करानी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि वज़ीर सेहत हैं, वो कहती है कि हमने ये जमा करानी थी, लेकिन चूंकि मॉल्स खोलने की भी सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी तो फिर हमने ये समरी आगे फॉरवर्ड नहीं की, जिसके मुताबिक 6 लाख तकरीबन 90,000 6,90,000 पेशेंट 6,90,000 सस्पेक्टेड एक हो सकते हैं आने वाले दिनों में कोविड-19 पॉजिटिव लाहौर में या पंजाब में। दूसरी तरफ अपोजिशन का ये भी ये कहना है कि आप लोग एक नेशनल पॉलिसी इस पर बनाने में नाकाम रहे। अब जो सियासी महाज़ाराई का एक बाजार सा गर्म हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें क्यों कर मुमकिन होगा और कैसे आप मुमकिन बनाएंगे कि अपोजिशन की सपोर्ट आपको मिलती रहे, ताउन मिलता रहे? नादिया, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। मैंने 3 पॉइंट्स पे बात करनी है। एक तो जो जी मोहतरम ने रिक्वेस्ट की है नैब से स्काइप पे या उस पे ऑडियो पे उनसे बात की जाए, तो इस पे मैंने ये कमेंट करना है कि मैं एक प्रोग्राम में बैठी थी और अली परवेज मलिक साहब के वर्चुअल इजलास का जो फवाद चौधरी या चंद और MNAs बिलशुमार मेरे हमने कहा था प्रपोजल कि वर्चुअल इजलास कर लिया जाए, तो उन्होंने कहा जी ये किस किस्म की बातें करते हैं, तो आइन में गुंजाइश ही नहीं है इसकी, तो इसलिए फिजिकल इजलास होना जरूरी था। और आपने राइटली पॉइंट आउट किया हमारी जिंदगियां बिल्कुल कीमती नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जिंदगी पाकिस्तान में सबसे कीमती है, क्योंकि वो एक बूढ़े आदमी है और एक कैंसर सर्वाइवर हैं। लेकिन अगर उन्हें वजीर आजम बनने की फरमाइश या कोई पेशकश की जाए, दाना फेंका जाए, तो वो भले चंगे हो जाते हैं। सेकंड बात आपने जो अभी की कही कोरोना से रिलेटेड, और एक पहले आपने कहा कि इजलास में जो नेशनल पॉलिसी है, अभी एक इजलास बड़ी फरमाइश करके जिसपे मैं जिक्र कर रही हूँ बुलाया गया, आपने उसमें सुना कोई कोरोना से रिलेटेड आपने कोई कंसर्न, कोई कोरोना से रिलेटेड कोई गुजारिशात, कोई रिसर्च, कोई आपको पता लगे कि जनाब कोई आपको हम आंगी नजर आई हो, कोई कंसर्न अवाम का शो हुआ हो? तमाम सियासी तकरीरों को जिसमें इन्होंने अपने स्कोर सेटल किए, कुछ लोगों ने बिलशमूम ख्वाजा आसिफ साहब के अपनी पुरानी ये जो कायदीन है बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब की तारीफों के पुल बांधे और शुरू में कोरोना लगा लिया और एंड में कोरोना पे ख्वाजा साहब ने तो बात की थी आपकी, और जो हुकूमत की पॉलिसी पे मेरे ख्याल है तनकीद भी उन्होंने की थी। कोरोना से जो लड़ने आए थे साहब जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है, वो मौसूफ आते ही उसके बाद वो ये जो अपने लैपटॉप है उनके सामने मास्क लगा के वहां बैठ गए। उसके बाद उन्हें हमने देखा नहीं ना, उन्होंने आवाम को जिनको जिनको नवाज शरीफ साहब ने पता नहीं किस लिए भेजा था कि जाओ जाके उनकी हेल्प करो, पता नहीं मुझे नहीं नजर आई वो हेल्प भी ना, मुझे उनके कोई कंसर्न्स नजर आए। वो तो सिर्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटीन है। तीसरी बात इन्फेक्टेड हो सकते हैं पॉसिबली, देखिए मुझे अभी इसका ये इसलिए नहीं पता कि पंजाब में अभी एक समरी हुई है, होंगे इन्फेक्टेड तो सईद गनी साहब भी थे,
और माशाल्लाह ना उनको सिम्टम्स थे ना उन्हें पता था, और वो बिल्कुल आपके सामने प्रोग्राम्स भी करते रहे। इन्फेक्टेड इमरान इस्माइल साहब भी हुए, वो रिकवर किए हैं, हमारे स्पीकर साहब हमारे कई है। तो अब ये इन्फेक्शन में इस किस्म की, क्योंकि ये प्रिवेंशन है इसके अंदर, और उसमें आपने SOPs और 14 लाख से ज्यादा अवाम अमेरिका में इन्फेक्टेड है, 1 लाख से वफात पा चुकी है। लेकिन अच्छा कमल, मुझे मैं थोड़ा सा क्लियर सुन नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा आई गेस ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, तो मैं प्रोड्यूसर आपको रिकनेक्ट करते हैं। उस वक्त तक मैं जरा बात कर लूँ एक दफ़ा फिर अजहर सदीक साहब से। नहीं कर रही। अजहर सदीक साहब, जो नेशनल पॉलिसी की बात हो रही है कोविड-19 को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, अपोजिशन का इल्ज़ाम ये है कि अभी तक कोई मुरतब जो नेशनल पॉलिसी है वो नहीं बन सकी। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना यह है कि उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि कल भी उन्होंने देखा कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि जैसा लॉकडाउन मैं चाहता था वैसा नहीं हो सका। जाहिर सी बात है उनका अपना विजन था, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सका, बिकॉज स्पेशली सूबे सिंध में, क्योंकि 18वीं तरमीम आड़े आ रही थी। अब बहुत से जो लोग हैं, मैं इस पर चाह रही हूँ कि आप कानूनदान भी हैं तो ज़रा इस पर अगर बात कर सकें कि नेशनल पॉलिसी में भी कहा यह जा रहा है कि अगर हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन सेक्टर है, स्पेशली मेन ये 2 सेक्टर्स, इनको सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, जो कि 18वीं तरमीम के तहत नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम्स होंगे डेफिनेटली, उसको भी कर दिया गया। तो क्या यही एक मसला आड़े आ रहा है? दूसरी सूरत में क्या 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम कर से इन 2 सेक्टर्स को सेंट्रलाइज किया जा सकता है? नादिया देखिए, मैं चूँकि 18वीं तरमीम को पहले दिन से सख्त मुखालिफ हूँ। आप उसका मुखालिफ हैं? मकसद, जी बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजह बता दूँ, ये कॉन्फेडरेशन की तरफ ले गया है। भुट्टो साहब का ये आइन ये नहीं था। भुट्टो साहब ने तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 कंकरेंट लिस्ट, यहाँ तो कंकरेंट लिस्ट आपने ख़त्म ही कर दी। आपने तो सूबों को इतनी आज़ादी दे दी कि NSE अवार्ड में तकरीबन 58% पैसा तो सारा आप ले जाते हैं। वफाकी हुकूमत तो बेचारी वो कर्जे ही उतारती रह जाती है। और यहाँ 3 शोबे मिसाल के तौर पर, सबसे पहले गलती की इनसे की ड्रग रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ड्रैप फिर आपको वफाकी सतह पर बनाना पड़ा। अभी यहाँ एजुकेशन और हेल्थ और फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, ये सारे सूबाई सब्जेक्ट होने नहीं चाहिए थे। ये वफाक के है, एक ही पॉलिसी तय होती है। और हमने ये देखा यहाँ रिकॉर्ड के अंदर, वो आंखें बंद करके क्या हुआ, PMLN ने 3री दफा की वजारत उज़्मा लेनी थी, उन्होंने इस चक्कर में बैठ के अपना 18वीं तरमीम मान ली। और क्या KPK ने नाम बदलवाना था खैबर पख्तूनख्वा अपना सूबा सरहद से, उन्होंने बैठ के, किसी ने बैठ के ये सोचा नहीं है कि कल आने वाले दौर में इस मुल्क के साथ हो क्या गया यहाँ तक। और ये देखिए वजह क्या है कि आपने जब आपने हेल्थ सिक्योरिटी देखनी है तो वफाकी सतह पर देखनी है, फॉरेन अफेयर्स देख रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात देखते हुए, जैसे कोविड की पॉलिसी है ये WHO ने दी है। अब WHO की कंडीशन सूबों में नहीं आ सकती, ये वफाक पे जानी है। और वफाक के कॉन्टेक्स्ट में दूसरी मैं बात बताता चलूं, ये अच्छा नहीं लगता अपोजिशन। मैं समझ गई आपकी बात, आई गॉट योर पॉइंट। मैं जरा इस पे ताहिरा साहब से बात करूं। ताहिरा साहब, इस वक्त अपोजिशन जो है वो ये चाह रही है कि एक नेशनल पॉलिसी मुरतब की जाए कोरोना वायरस के हवाले से, उससे लड़ने के हवाले से, लेकिन उसमें आप ही का कहना ये है कि हुकूमत इसमें नाकाम। दूसरी तरफ जो खासतौर पे अभी आप एजुकेशन को भी एक तरफ रखते हैं, जो हेल्थ सेक्टर है, हर सुबह अपनी मनमानी कर रहा है, बज़ाहिर देखने में भी आ रहा है, और जाहिर है वो लीगली उसका राइट भी है कि वो अपने हिसाब से चल सके। आपको नहीं लगता कि अगर हेल्थ सेक्टर जो है वो सेंट्रलाइज हो, एक पॉलिसी हो, एक तरह से उसको पॉलिसी को बनाया जाए और वो सेंट्रल पॉलिसी हो, सेंट्रलाइज हो, ताकि इस शोबे में जो है हेल्थ और सेक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, तमाम सूबों पे एक ही चीज़ अप्लाई हो। डोंट यू थिंक सो? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो आज हैं वो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। जो डायरेक्टर हेल्थ है उसके पास टेम्परेरी चार्ज है, वो क्या काम करेगा? जो हॉस्पिटल वर्कर्स के अंडर हैं उनके हालात आप देख लें। जो चाइना वेंटिलेटर भेज रहे हैं वो किस गोदाम में रखे हुए हैं? हॉस्पिटल्स में तो वो नजर नहीं आ रहे, मरीजों के तो वो काम नहीं आ रहे। सूबा में नहीं गए, किधर गए हैं बताएं ना। ये तो पूछना चाहते हैं कि ये जो डिटेल है ये कौन बताएगा? जब ये मालिक मुख्तियार हैं, रिसीव करते हैं, तो फिर बताएं कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुई है। पेम्स अस्पताल उनकी नाक के नीचे है, पॉली क्लिनिक आपके करीब तरीन है, वहाँ तो वो पहुँच नहीं सके।
तो इसका कहाँ है? जवाब कमल से ले नहीं, लेते हैं। मुझे ये सिर्फ बताएं कि जो कह रहे हैं कि जी ये मैं नहीं बता नहीं सकती, कमल अभी ही बताएंगे। नहीं अभी मिनिस्टर साहब ये लॉयर साहब कह रहे थे कि जी 18th अमेंडमेंट के मैं खिलाफ हूँ। हर सूबे को अपनी मुश्किलात का खुद पता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको समझ होती है कि मेरे सूबे में क्या हालात मेरे फेवरेबल हैं, अवाम की बेहतरी में है और क्या नहीं है। कल मैं किसी से बात कर ये रही थी, मुराद उन्होंने अली कहा- शाह ने जो लॉकडाउन किया, मुकम्मल लॉकडाउन मैं किया, सिर्फ इसी एक की बात वजह ऐड से कर वहाँ दूं, पर पहले नादिया, कोरोना आपकी नहीं इजाजत फैल के सका। साथ। फिर जैसे जैसे उन्होंने वफाक के साथ तावन किया, इनकी पॉलिसी को ओबे किया, अब आप देखें पंजाब में 6,90,000 मरीज एक्सपेक्टेड हैं, कोयटा में अपने हिसाब से हैं, KPK में अपने हिसाब, KPK में तो बेचारे एक डॉक्टर एक नर्स का भी अभी मैंने आने से पहले खबर सुनी कि इंतकाल हो गया। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर्स तक को ये हिफाजती किट्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ उन डॉक्टरों को दी जाती है जो आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं। क्या बाकी वार्ड्स में कोरोना के पेशेंट आ जाएं तो वो डॉक्टर्स क्या करेंगे? उनका ये फर्ज नहीं है गवर्नमेंट के लोगों का कि वो उन डॉक्टर्स को भी हिफाजती किट्स दी जाएं ताकि वो भी अपनी हिफाजत करके मरीजों को देख सके। निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल मुल्तान में 16 डॉक्टर और 20 नर्सें कोरोना से खत्म हो गई हैं। ये डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट्स क्यों नहीं भेज रहे? नहीं, मेरा ख्याल है अब तो सब डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट है। सिर्फ कल मैं- आइसोलेशन वार्ड के डॉक्टर्स के पास जो वहाँ पर कोरोना के अच्छा, मरीजों अगर के कमल साथ आप इसका इंटरेक्ट जवाब कर रहे देना हैं, चाहें, बाकी वार्ड क्योंकि ये में सवाल नहीं है। उठा रही है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ही जवाब देगी कि जो सामान आपका आ रहा है चाइना से, वो किधर हो उसकी रहा है, जो distribution क्यों वेंटिलेटर्स नहीं आए बता वो रहे? किधर गए। क्या आप जवाब दे सकती है इनका कोई? देखिए, इसका जवाब डेली बेसिस पे चेयरमैन NDMA बताते रहे हैं। एक एक फैक्ट्स एंड चेयरमैन NDA में भी आरजी पोस्ट पे हैं, वो भी पक्के नहीं है, मुस्तकिल नहीं है। तो क्या हो, काम तो पक्का नहीं कर रहे हैं। काम देखें, जो बंदे के पास ड्यूटी मुकम्मल नहीं होगी और वो परमानेंट नहीं होगा, वो क्या जिम्मेदारी समझेगा? उसको पता है आज मैं हूँ कल नहीं। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हेल्थ का शोबा है तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी किराए का काम चला रहे हैं। कमल से पूछ लें। जी कमल, ये तो इंसानी जानों के साथ मजाक है। कमल 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 देखिए जी, पहली बात ये है कि PPE जो है वो डिस्पोजेबल होती हैं। वो 3 डेज के बाद 2 डेज के बाद आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसलिए ये नहीं हो सकता है कि जिस तरह बेटी को जेल में आप एक चीज दे देते हैं तो वो सारी उम्र चलेगी। ये PPEs आपको हर थोड़े दिनों के बाद देने होते हैं। और अब हम चाइना से मंगवा भी नहीं रहे हैं, हम अपना खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। 3 से 4 महीने हो गए पाकिस्तान ने इस मैन्युफैक्चरिंग साइट पे। अब तो हमने एक्सपोर्ट भी करने शुरू किए हैं, यहाँ से अमेरिका को तोहफे भेजे हैं। तो इसलिए आप ये आपका आर्ग्यूमेंट बहुत पुराना हो गया। शुरू में क्या हो रहा था, ये CEOs जो थे उन्होंने ये शुरू में इनसिक्योरिटी के शायद PPEs या दूसरा जो इक्विपमेंट है वो कम है तो उनको लॉक में रखा हुआ था। क्योंकि मेरे अपने मामू डॉक्टर है निश्तर में और मैं उनसे बिल्कुल इन टच हूँ। और शुरू में हमने साउथ पंजाब में और उधर सबको कहलवाया था। फिर वफाक ने अपनी पॉलिसी चेंज की और हमने डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में सारा इक्विपमेंट पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसलिए इक्विपमेंट अब वाफिर मिकदार में, कोई कमी नहीं है किसी इक्विपमेंट में, ना मास्क चलिए का problem ठीक है। ना देखिए PPE मसला का ये है problem है, तारे बहुत साहबा, कुछ इस चीज़ को आप भी समझती हैं। और वैसे एक तो दफा तनकीद तो हम बहुत कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म फॉर द डॉक्टर्स वसीला हैं। लेकिन बड़े बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक, ठीक है। उनके हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गए हैं। बिल्कुल कर तो गए। और फिर ये कि ये जो हेल्थ सिस्टम्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो इनकी हुकूमत के 2 साल की तो नहीं है ना, वो पिछले सालों का है, सालों 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 का हिसाब है। लेकिन बहरहाल अब हम अगर माजी में जाए बगैर कोशिश ये करें कि अब बेहतर से बेहतर हो तो वो सबसे और बेहतरीन हो जाएगा। मैं सिर्फ आखिर में कमल आपसे जानना ये चाह रही थी नेशनल पॉलिसी को लेकर कि इस वक्त आपको अपोजिशन के ताउन की ज़रूरत है। क्यों कर मुमकिन बना सकेंगे आप लोग इस वक्त ऐवान में, अभी बजट सेशन स्टार्ट होगा, कि इनका ताउन भी रहे, इनकी सपोर्ट भी रहे, माहौल भी अच्छा रहे, अवामी इशूज़ डिस्कस भी वहाँ पर हो और अवाम के मसाइल का कोई हल के लिए कानून साजी भी हो सके? नादिया, सिंपल बात ये, कोरोना में इस वक्त जो मुब्तला हो रहे हैं, क्या वो सिर्फ हुकूमती अरकान है या वो अवाम है? और ये किसके नुमाइंदे हैं? ये अवाम के नुमाइंदे। अगर इन्हें अवाम का दर्द है, अगर इन्हें अपने जिन हल्कों से ये इलेक्ट होकर आए हैं, इन्हें परेशानी हुई कि हमारे हल्कों की अवाम सफर कर रही है, तो ये फिर जो एक वो टिपिकल ससुरालियों वाली हरकतें ये वो नहीं करेंगे। ये हुकूमत के ससुराली बनने की कोशिश करते हैं कि हमें आओ जी, हमें मिलो, हमें पकड़ो, हमारी मिलते करो, हमारी VIP ट्रीटमेंट करो, फिर हम आपके साथ पॉलिसी पे बैठेंगे। ये इनका फर्ज है। इन्होंने ओथ लिया था जब ये मेंबर नेशनल असेंबली बने थे, बिलशुमूर मेरी कोलीग साहिबा के। तो अगर जो पॉलिसियां आवाम के इंटरेस्ट हैं उसके लिए भी अगर इन्हें दावतें देनी पड़ेगी जब चलिए ठीक है।
तो फिर ये अपने ओर से वो ताहिरा साहब डेफिनेटली वो कह रही है कि आपकी पार्टी जो है वो स्ट्रेटजी मुरतब करेगी कि आने वाले वक्तों में आपका कितनी सपोर्ट आप इस हुकूमत को देंगे, चाहे वो बजट सेशन हो या करोड़ सेशन नहीं, हो। हम हुकूमत के साथ तावन करने को तैयार है। मेरा एक जुमला है, ये एहतसाब 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 करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर के दाएं बाएं आटा चोर चीनी चोर बैठे हैं, उनका एहतसाब कौन करेगा? चेयरमैन नैब सिर्फ नींद की गोली खा के सो रहा है। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के बेंचेस का होना है, जो गवर्नमेंट के सफ़ों में मौजूद हैं, जो बेपैंदे लोटे हैं, हर गवर्नमेंट के साथ वो चल पड़ते हैं, उनका कोई पैंदा ही नहीं है। मैं उनका कौन कर रहा है एहतसाब? उनका एहतसाब किया जाए ना। हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, हम गवर्नमेंट से तावन के लिए कल पेश हो रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल वो हाईकोर्ट कल वो पेश हो रहे हैं। ठीक है अजहर साहब, लास्ट हम कमेंट कोरोना के लिए गवर्नमेंट के साथ आखिरी हद तक लास्ट तावन कमेंट करेंगे। अजहर साहब, आखिरी कल हद तक शहबाज शरीफ करेंगे। साहब पेश हो रहे हैं। देखिए मैं अच्छा नहीं लगता कि हमारे सियासी जमातों में ये मसला है, ये समझते हैं जो हम कह रहे हैं वो सच है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी बैठी हुई है, सूबों के वज़ीर-ए-आला बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, एक यूनानिमस डिसीजन होता है। ये ठीक कहते है। पता नहीं इन्होंने कोई तीर चला देने थे, ओके फाइन, अभी तक कोई ओके तीर फाइन, ऐसे नहीं बहुत है। शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, टाइम की कमी है वरना जरूर आपसे मैं मजीद बात करती। ताहिरा साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसी शुक्रिया आप इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ लाई हैं। कमल साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से दीजिए नाते मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।